नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने बात कर रहे थे दोस्तों अभिकारी शब्दों में, और अभिकारी शब्दों में अपने बात कर चुके हैं क्रिया विशेषण के बारे में। और अगला पॉइंट अपने करने जा रहे हैं संबंधबोधक क्रिया विशेषण। कर रहे हैं संबंधबोधक अवयव शब्द, संबंधबोधक अवयव शब्द या अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द या अवयव बोल सकते हैं इनको। इसमें पहला अपने कर चुके हैं क्रिया विशेषण। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें है संबंधबोधक अवयव। संबंधबोधक अवयव, इसमें क्या होता है, पहले अपनी बात करते हैं इसकी परिभाषा की। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य पदों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य पदों से संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अगर अपने आमतौर पर सीधी बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो सही व्याकरण में क्या परिभाषा दी गई होती है इसकी, कि संबंध का बोध करवाने वाले, वाक्य में संबंध का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक अवयव कहते हैं। लेकिन अपने परिभाषा न पढ़कर उसको एक सरल तरीके में पढ़ा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम पद, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम आएंगे के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो शब्द आएंगे वो वाक्य के अन्य पदों का संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताएंगे। वाक्य के अन्य पदों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताएंगे। इसमें एक लाइन और लिखते हैं अपने, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताएंगे। इसमें दो संज्ञा सर्वनाम पदों का संबंध एक दूसरे से बताएंगे। संबंधबोधक शब्द होते हैं, जो संबंधबोधक अवयव होते हैं, जो वो दो वाक्य में आए हुए दो संज्ञा शब्दों या दो सर्वनाम शब्दों का, उनका आपस में संबंध स्थापित करेंगे, हमें एक दूसरे का संबंध बताएंगे। अब ये तो होगी इसकी परिभाषा जो अपने सरल तरीके से लिखी है। अब इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि क्या यही बात हो रही है इसमें। संबंधबोधक कौन से शब्द होते हैं, संबंधबोधक कौन से अवयव शब्द हैं जो दो
संज्ञा सर्वनाम पदों के बीच में आकर अन्य वाक्य के अन्य पदों का संबंध बता रही हैं संज्ञा सर्वनाम के साथ, या दो संज्ञा सर्वनाम पदों का आपस में संबंध बता रही हैं। ठीक है, अगर इसकी पहचान करनी हो हमें, अगर इसकी पहचान करनी हो तो वाक्य में क्या लगा होगा, का, के और की लगा होगा। वाक्य में का, के, की लगा होगा। इसके अनुसार एक और अपने पॉइंट लिखते हैं या एक सरल भाषा में लिखते हैं जिससे आपके समझने में और आसानी होगी कि जब किसी क्रिया विशेषण से पहले वाक्य में कहीं का, के या की आ जाता है का, के, की आ जाता है तो वह अपना संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ लेता है। अब मैंने लिखा है कि जब किसी क्रिया विशेषण से पहले वाक्य में कहीं का, के, की आ जाता है, वाक्य में कहीं अवयव शब्द का, के, की आ जाता है तो वह अपना संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ लेता है और क्रिया विशेषण के साथ, क्रिया के साथ अपना संबंध तोड़ देता है, क्रिया के साथ अपना संबंध तोड़ देता है और किसके साथ जोड़ लेता है अपना संबंध, उस वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ। अब एक ही इस संबंध बोधक अवयव की अपने 3 परिभाषा लिख चुके हैं, ये और अब इनको अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि क्या ये तीनों बातें अपनी लिखी हैं जो क्या सत्य हैं। इसमें अपनी बात करते हैं अपने उदाहरण से। बच्चे घर के भीतर खेल रहे हैं। बच्चे घर के भीतर खेल रहे हैं। बच्चे घर के भीतर खेल रहे हैं। अब इसमें मैंने पहले क्या कहा था कि संज्ञा सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य पदों का संबंध बताते हैं। संज्ञा आ गई, संज्ञा के बाद लग गया के भीतर। यहाँ अपनी बात सिर्फ यही बात की है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य का अन्य पदों के साथ संबंध बता दिया। अब संज्ञा जो संज्ञा शब्द आ गई, के शब्द आ गया, के भीतर खेल रहे हैं। इन बच्चों ने क्रिया की खेलने की और खेलने कहाँ, घर के भीतर, घर के भीतर। अब ये अवयव शब्द आ चुके हैं, अवयव शब्द आ चुके हैं। ठीक है, दो संज्ञा या सर्वनामों पदों के बाद लगकर बाद लगे हैं जी। ठीक है, अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक, इन अन्य पदों के साथ संबंध बता रहे हैं कि वो बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, घर के भीतर, घर के भीतर। ये बात अपनी सत्य होगी जी। उसके बाद में लिखिए जी, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम पदों का एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं। दो संज्ञा या सर्वनाम, इसमें अवयव शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम पदों का आपस में संबंध बताते हैं। बिल्कुल बताएंगे जी। पहला है जी बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। खेल कहाँ रहे हैं, घर के भीतर, घर के भीतर। अब दो संज्ञा शब्द थे। ठीक है, संज्ञा शब्दों के बीच में, ठीक, संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बताया है कि बच्चे खेल रहे हैं। खेल कहाँ रहे हैं, घर के भीतर, घर के भीतर, घर के भीतर खेल रहे हैं। वो बच्चे खेल रहे हैं कहाँ, घर के भीतर। दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता दिया। अब तीसरी बात अपनी बात क्या की है कि जब किसी क्रिया विशेषण से पहले वाक्य में कहीं का, के, की आ जाता है तो वह अपना संबंध संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ लेता है, बाकी अन्य पदों क्रिया के साथ अपना संबंध तोड़ लेता है। क्या कहने का भाव है इसका? इसने कहा बच्चे घर के भीतर खेल रहे हैं।
घर के भीतर खेल रहे हैं। अब ये कौन खेल रहे हैं घर के भीतर? बच्चे। तो ये क्रिया जो अवयव शब्द आए हैं किसके लिए है? ये संज्ञा पदों के लिए है, और क्रिया के साथ इसने अपना नाता तोड़ लिया। अगर सीधा होता कि बच्चे खेल रहे हैं भीतर, बच्चे भीतर खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं कहाँ? भीतर, तो ये क्रिया के लिए आता था। लेकिन अब ये है घर के भीतर खेल रहे हैं, तो ये किसके लिए आ गया? संज्ञा, बच्चों के लिए है, संज्ञा शब्द के लिए है। आगे अपने एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। छत के ऊपर राम खड़ा है। राम खड़ा, छत के ऊपर राम खड़ा है। पहली बात की थी कि संज्ञा या सर्वनाम पदों के बाद लगकर संज्ञा, ठीक है, या छत, ठीक है, राम के बाद लगकर संज्ञा शब्द के बाद लगे, ठीक है जी, के बाद अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं। अब राम कहाँ खड़ा है? राम कहाँ खड़ा है? इसने कहा जी छत के ऊपर, छत के ऊपर। फिर क्या है? संज्ञा सर्वनाम एक दूसरे संबंध बताते हैं। ये छत, ये आ गया छत, और दूसरा है राम, दूसरा है राम। दो संज्ञा शब्द हैं, इनके बीच में संबंध बता रहे हैं, इनके बीच में संबंध बता रहे हैं कि हाँ छत के ऊपर खड़ा है। कौन खड़ा है? राम। छत के ऊपर कौन खड़ा है? राम। दो पदों के बीच में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। दो संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अगर अपनी इसकी सीधी परिभाषा से बात करें तो अपनी सीधी परिभाषा से इसका उत्तर नहीं दे सकते, इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन अपने कुछ इन भाषाओं को थोड़ी सरल रूप में लिखा कि वाक्य में का, के, की आएगा, आ गया जी। उसके बाद कहेंगे कि दो संज्ञा सर्वनाम पदों के मध्य में लगकर अन्य पदों के बीच में अन्य पदों से रिश्ता तोड़ देता है, या क्रिया से रिश्ता तोड़ देता है, और संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ लग जाता है। इसी तरह अपने परिभाषा सरल करके लिखी और उदाहरणों से देखा तो अपने संबंध बोधक अवयव समझ भी आ गया। तो आगे इसी तरह अपने बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अपना तीसरा पॉइंट है जो वो है तीसरे पॉइंट के बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो देखिए समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरे भेद की बात करने जा रहे हैं अपने समुच्चय बोधक। क्या होते हैं ये समुच्चय बोधक? वे शब्द या अवयव, वे शब्द या अवयव जो वे शब्द या अवयव शब्द जो दो पदों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। वे शब्द या अवयव जो दो पदों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ये है जिसकी परिभाषा। ठीक। अगर अपने इसमें बात करें कि वाक्यों शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे अपने। और एक वाक्य में कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं? कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं। तो इनको जोड़ने का जो कार्य करता है, इनको जोड़ने का कार्य क्या करता है? समुच्चय बोधक अवयव करता है। जो इनको जोड़ेगा
जो इनको जोड़ेगा, जो इनको जोड़ेगा। अब मैंने कहा कि एक वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं। अब कई उपवाक्यों को जोड़ के एक वाक्य के रूप में हमें दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा उस वाक्य को एक रूप में, और उसकी सुंदरता को भी बढ़ाया जाएगा और पढ़ने में भी आसान होगा वो। तो कई उपवाक्यों को जोड़कर जोड़ा जाता है और एक वाक्य बनाया जाता है। उपवाक्य को, कई उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, कई उपवाक्यों जोड़ा जाता है, कई पदों को जोड़ा जाता है। कई पद होंगे उनको आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। कौन से? समुच्चय बोधक अवयव। तो वो कौन से अवयव होते हैं अपने देखते हैं। पहले इसका अपने देखते हैं एक उदाहरण। राम पढ़ता है। सीता गाती है। मोहन खेल रहा है। मोहन खेलता है। अब तीन वाक्य हैं, ये तीन वाक्य हैं यहाँ। अब इनको मान लो उपवाक्य हैं, इनको तीन उपवाक्य हैं। अब इनको एक वाक्य में कैसे लिखेंगे? देखिए, राम पढ़ता है और सीता गाती है और मोहन खेलता है, और मोहन खेलता है। इनको एक वाक्य में लिख दिया। तीन उपवाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया। और जोड़ा किसने? जोड़ा किसने? समुच्चय बोधक अवयवों ने। समुच्चय बोधक अवयव में तीन उपवाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिया। इसमें एक और उदाहरण देखते हैं अपने। गीजर चला दो, पानी गर्म हो जाए। अब दो उपवाक्य हैं। इन उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? गीजर चला दो, जिससे पानी गर्म हो जाए। अब दो उपवाक्यों को किसने जोड़ा? अवयव शब्दों में। किसने जोड़ा? अवयव शब्दों ने। क्या पहले क्या वाक्य था? उपवाक्य थी गीजर चला दो और पानी गर्म हो जाए। अब इन दो उपवाक्यों को किसने जोड़ा? अवयव शब्दों ने। कौन से? समुच्चय बोधक अवयव शब्दों ने कि गीजर जला दो जिससे पानी गर्म हो जाए। अब एक पूरा वाक्य हो चुका है। अब जो अवयव शब्द हैं, इनको व्याकरण के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से देखते हैं। पहला है जी समानाधिकरण। और दूसरे की बात करें अपनी व्याधिकरण। पहला कौन सा है? समानाधिकरण और व्याधिकरण। इसको किस प्रकार इनको दो भागों में बांटा गया है? इसको व्याकरण के अनुसार कहते हैं, इसको तो कहते हैं विभाजक, और इसको कहते हैं संयोजक। समानाधिकरण संयोजक अवयव और व्याधिकरण विभाजक अवयव। समानाधिकरण कौन से होते हैं? वे अवयव जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। व्याधिकरण में क्या होगा? व्याधिकरण में होगा कि वे उपवाक्य जो वाक्यों को तो जोड़ेंगे लेकिन उनमें तुलना करेंगे, क्या को तो जोड़ेगा, दो उपवाक्यों में जरूर जोड़ेगा लेकिन उनमें विभाजकता दिखाएगा। अब मैं इनमें एक उदाहरण लेता हूं।
राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। श्याम खेल रहा है। ये दो वाक्यों को जोड़ा, इसने दो वाक्यों को जोड़ा दोस्तों। लेकिन ये व्याधिकरण में क्या होगा, व्याधिकरण अवयव में क्या होगा, विभाजिकता दिखाएगा। वाक्यों को तो दो वाक्यों को तो उपवाक्यों को जरूर जोड़ेगा, लेकिन उनमें विभाजिकता दिखाएगा। तो इसमें देखते हैं अपनी राधा बाजार जाए ना जाए, गीता तो जाएगी। राधा बाजार जाए ना जाए, राधा बाजार जाए ना जाए, राधा बाजार जाए ना जाए, गीता तो जाएगी। मैंने बोला राधा बाजार जाएगी, गीता राधा बाजार नहीं जाएगी, गीता बाजार जाएगी। दो वाक्य उपवाक्य थे, मैं अब इनको दोनों को जोड़ा। राधा बाजार जाए ना जाए, गीता तो जाएगी। दो उपवाक्यों को जोड़ा, लेकिन उनकी थोड़ी सी विभाजिकता दिखा दी उनकी, कि एक जाए ना जाए, दूसरा तो जाएगा ही जाएगा। ये हो गया दोस्तों अपना समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आगे अपने बात करते हैं इसी के चौथे पॉइंट के बारे में, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द। तो देखते हैं। विस्मयादि बोधक, इसमें वे शब्द आएंगे जो आश्चर्य या अचरज, इसमें आदि बोधक में आश्चर्य या अचरज शब्द आएंगे। इसमें आदि बोधक में आश्चर्य में डालने वाले या अचरज में डालने वाले शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। क्या भाव है कहने का इसका, क्या भाव है इसका कहने का, इसको एक सरल भाषा में अपने लिखते हैं। वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे, जिनसे हमारे मन के विविध भागों में अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। वे शब्द जिनसे, जिनको बोलने से हमारे मन के विभिन्न भागों में अभिव्यक्ति होती है, हलचल होती है। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, उनको देखते हैं अपने। वे शब्द होते हैं हर्ष, शोक, आश्चर्यचकित, आदि। वे वो शब्द होते हैं हर्ष, शोक और आश्चर्यचकित भाव उत्पन्न होते हैं, आश्चर्यचकित भाव उत्पन्न होते हैं। इनको अब अपने उदाहरणों से समझते हैं, वाक्य में प्रयोग करके इनका देखते हैं कि वे कौन से। एक इसमें अपने अगर एक बात करें विस्मयादि बोधक में, तो ये वाक्य के प्रारंभ में होंगे और विस्मयादि बोधक चिन्ह इनके साथ लगा होगा। वाक्य में अगर ये प्रारंभ में लगे हैं और इनके विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये लगा है, तो वो किसकी पहचान करा रहे हैं, विस्मयादि बोधक अवयव शब्द की पहचान करवा रहे हैं। तो इसमें उदाहरण देखते हैं अपने। वाह आज मैं वहां जाऊंगा। वाह विस्मयादि बोधक शब्द आ गया और उसके बाद चिन्ह भी आ गया।
वाक्य के शुरू में भी आगे वाह आज मैं वहां जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो। इसको बोलते समय इन अवयव शब्दों को तेज बोला जाएगा, बल्कि बचे हुए वाक्य को अपने धीरे बोलेंगे। अरे क्या कर रहे हो, इनको बोलने में ध्वनि अधिक मात्रा में और तेज बाहर आएगी और इनको बचे हुए वाक्य अन्य वाक्य को धीरे बोला जाता है। हे राम, हे राम, ये क्या हो गया, हे राम ये क्या हो गया। इसमें और भी शब्द हैं, बाप रे, खबरदार, धन्यवाद, धन्यवाद आदि। ये आदि और भी शब्द हैं जो आश्चर्यचकित शब्द होते हैं, इनको किस में गिना जाता है, विस्मयादि बोधक में। तो अपने और इसका एक और पॉइंट लेके चलते हैं। वैसे व्याकरण के अनुसार इसके 4 ही भेद होते हैं और इसका एक और भेद होता है जिसको निपात कहते हैं, अपनी निपात। इसमें अगर अपनी बात करें निपात की, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर संज्ञा या सर्वनाम में विशेष बल भर देते हैं, विशेष बल भर देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर संज्ञा या सर्वनाम में विशेष बल भर देते हैं। क्या कहने का भाव है इसका, कैसे बल भर देते हैं, तो अपने देखते हैं उदाहरण से, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका। मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। एक वाक्य है, मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं भी यह काम कर सकता हूँ, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। अब सर्वनाम के बाद लगकर क्या, इसने सर्वनाम के बाद एक अवयव शब्द है भी, और वाक्य में एक विशेष बल भर दिया कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ, कि हाँ पर मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ। पहले था कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, लेकिन अब आ गया कि मैं भी, अब पक्का ही होगा कि हाँ ये कार्य भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कार्य मैं कर सकता हूँ। अब इसमें आगे बात करें, रात डीजे बजता रहा, रात डीजे बजता रहा, रात डीजे बजता रहा वाक्य है। अब मैंने कहा रात भर डीजे बजता रहा, वाक्य में बल भर दिया, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में बल भर दिया कि रात भर डीजे बजता रहा, पूरी रात डीजे बजता रहा। आगे और बात करते हैं इसमें, रात, अगर इसी में मैं बात करूं रात भर डीजे बजता रहा, अगर मैं यही बात कर दूं कि रात तक डीजे बजता रहा, रात डीजे बजता रहा, अब मैंने कहा रात तक डीजे बजता रहा, तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम छाल कर संज्ञा सर्वनाम में विशेष बल भर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निपात। अगर अपने सीधा बोले दोस्तों कि अगर संज्ञा के विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो विकारी शब्दों के सिर्फ 4 ही भेद होते हैं। पहला कौन सा, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक। और अब मेरे और व्याकरण के ज्ञाता एक और भेद बताते हैं, रिपात, अपने वो भी कर चुके हैं कि
उसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर संज्ञा सर्वनाम एक विशेष बल भर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है, और अपने जल्दी लाइव क्लासें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।